हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान का फर्स्ट यूनिट का नाम है विज्ञान की प्रकृति। यूनिट आपका 9 नंबर का है और 9 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, समझने हैं, उनके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। देखिए, विज्ञान को ज्ञान को नियोजित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह मानते हुए कि ज्ञान अर्जित करने के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना जाता रहा है। डॉक्टर सीवी रमन ने क्या कहा है इस बारे में? विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है। आइंस्टाइन के अनुसार आइंस्टाइन ने क्या कहा है इस बारे में? कि विज्ञान मानव जाति की कृति है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान संदर्भ में विज्ञान मानव निर्मित व मानवीय क्रिया है। इसकी प्रकृति के 3 अंग माने जाते हैं: उत्पाद या विषय वस्तु, प्रक्रम व अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यहाँ पर ध्यान रखना है, तीनों बिंदु। और हम विज्ञान के संपूर्ण अनुभव की प्राप्ति तब करते हैं जब इसके सभी अंगों में लीन हो जाते हैं। ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान की प्रकृति के निष्कर्षों के बारे में। निष्कर्षों में देखिए, पहला बिंदु, विज्ञान ज्ञान सदैव परिवर्तनशील होता है, नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं। दूसरा बिंदु, वैज्ञानिक सिद्धांत कल्पना अथवा सृजनात्मकता द्वारा भी विकसित किए जाते हैं। और तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक व गैर वैज्ञानिक दोनों विधियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 3 निष्कर्ष हमारे निकलते हैं विज्ञान की प्रकृति के, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया को लेकर के। विज्ञान की प्रक्रिया में देखिए, प्रकृति में कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती है। कुछ क्षणिक होती है, कुछ निश्चित समय अंतराल पर होती रहती है, लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इन कारणों को जानना ही विज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है कि किस कारण से ये पर्टिकुलर जो काम हो रहा है या पर्टिकुलर जो प्रक्रिया चल रही है वो क्यों चल रही है, वो कारण को जानना विज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। विज्ञान के 2 पक्ष होते हैं: स्थिर पक्ष जिसमें सिद्धांतों पर आधारित रहता है, और गतिशील पक्ष जो कि प्रायोगिक प्रक्रिया से संबंधित होता है, प्रैक्टिकल के आधार पर रहता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताओं को लेकर के। पहली प्रक्रिया देखिए, विज्ञान शताब्दियों के अनुभव पर आधारित पूर्व अनुमान पर संचालित होता है। और दूसरी विशेषता है, विज्ञान का ज्ञान द्रव्य के नमूनों के परीक्षण पर आधारित होता है जो कि सार्वजनिक जांच की पहुंच में आते हैं। इस तरह से विशेषताएं कुछ ध्यान में रखनी है। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में। इसमें देखिए, वैज्ञानिक विधि में परावर्तित सोच, तर्क, तथ्यों का वर्गीकरण एवं उनके सह संबंध का अवलोकन, परीक्षण, क्रमबद्धता और साथ ही रचनात्मक कल्पनाओं की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज निहित होती है। यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरणों के बारे में। पहला चरण है समस्याओं को परिभाषित करना। दूसरा चरण है प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करना। और तीसरा चरण है परिकल्पना निर्माण करना। चौथा चरण है परिकल्पना की परीक्षा करना। और पांचवा चरण है निष्कर्ष निकालना। तो ये कुल 5 चरण आपको ध्यान रखने हैं वैज्ञानिक विधि के। इसके बाद में अगला बिंदु आता है प्राकृतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि में कार्य कारण संबंध के बारे में। पहला बिंदु देखिए, पेड़ से फल गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन यह प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। तो पहला फैक्ट हो गया ये। दूसरा फैक्ट क्या है कि भूकंप भूगर्भीय हलचलों के कारण होता है। तीसरा फैक्ट क्या है, विज्ञान में विभिन्न पदार्थों की उत्पत्ति, संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। चौथा फैक्ट है, सृष्टि में कार्यरत प्रत्येक बल और शक्ति को जानना एवं समझना विज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। पांचवा फैक्ट है, विज्ञान प्रकृति में उपस्थित भौतिक संरचनाओं की व्याख्या करता है। इस तरह से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिवर्तनशील घटनाओं के बारे में, परिवर्तनशील धारणाओं के बारे में। इसमें देखिए, विज्ञान ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो लगातार विकसित होती रहती है और कभी भी यह दावा नहीं करती कि इसको अंतिम सत्य मिल गया है। नया सत्य उजागर हो सकता है उस बारे में। और यहाँ पर पहला हम बिंदु यहाँ पर देखिए, आदिकाल में सौरमंडल के लिए यह माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किंतु कोपरनिकस की अभिधारणा व गैलीलियो द्वारा दूरदर्शी के निर्माण व प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि संपूर्ण सौर परिवार सूर्य केंद्रित है और वह सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नया तथ्य सामने आ गया जब हमारे पास नया उपकरण आया। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है कि जब 1803 में डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस समय उन्होंने परमाणु ठोस लचीले पिंड के रूप में देखा था। उसके बाद हमें परमाणु की आंतरिक संरचना का आभास हुआ कि यह और कोई मूलभूत कणों से मिलकर के बना है। तो इस तरह से 2 फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं अगर प्रश्न आता है तो। और इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, झुटलाना या मिथ्याकरण क्या होता है? झुटलाना या मिथ्याकरण करना किसी सिद्धांत की वह क्षमता है जो किसी प्रयोग अथवा परीक्षण की व्याख्या द्वारा ऐसी भविष्यवाणी कर सके जो कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल हो। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगमन व निगमन प्रक्रिया में अंतर के बारे में हम बात करते हैं।
इसमें देखिए आगमन व निगमन प्रक्रिया में आगमन एक अन्वेषण प्रक्रिया है तथा निगमन इसके विपरीत है। आगमन के द्वारा तथ्यों, नियमों, सूत्रों की खोज की जाती है, जबकि निगमन में किसी सूत्र या सिद्धांत की जांच की जाती है। आगमन में भिन्न भिन्न स्थूल निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, जबकि निगमन में ज्ञात सूत्र नियम की सहायता से प्रश्नों का तार्किक हल कराते हैं। तो इस तरह से बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वैधता के बारे में। वैधता में देखिए, वैधता वह मुख्य सीमा है जिस तक एक अवधारणा, निष्कर्ष या माप अच्छी तरह से स्थापित है और संभवतः वास्तविक दुनिया से सटीक रूप से मेल खाता है। तो ये ध्यान रखना है इसके बाद में। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों की वैधता का स्पष्टीकरण के बारे में। इसमें देखिए थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं बिखरे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों को सोने के पत्र पर आपतित किया तो पाया कि लगभग 10,000 कणों में से कोई 2-3 कण ही 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोणों के मध्य विक्षेपित हो गए थे। अतः थॉमसन मॉडल को झुठलाने में इस प्रयोग की अहम भूमिका रही है। नाभिक का आविष्कार संभव हो सका है। तो यहाँ पर यह बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में बात करते हैं विज्ञान की प्रक्रिया कौशलों के बारे में। वर्गीकरण, विश्लेषण और सामान्यकरण विभिन्न अवधारणाओं के पैटर्न खोजने में विशेष प्रकार के सहायक होते हैं। इनके अलग अलग विवरण निम्नलिखित हैं। पहला है वर्गीकरण। इसमें देखिए वर्गीकरण हमारे कौशल का सबसे सरल पहलू है। समाज में भी हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हमारा समाज भी विभिन्न स्तरों जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि में बटा रहता है। वहीं वर्गीकरण की प्राथमिकता है। विज्ञान में भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ यथा धातु, अधातु, विद्युत के सुचालक, कुचालक तथा जंतुओं को कशेरुकी व अकशेरुकी में वर्गीकृत करके पैटर्न का निर्माण करते हैं और उनको वर्गीकृत करते हैं। दूसरा बिंदु है विश्लेषण। विज्ञान के अंतर्गत जब हम किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने हेतु वहाँ के तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पेड़ पौधों आदि के संबंध में प्राप्त आंकड़ों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं, तो ये क्या हो गया? विश्लेषण हो गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं सामान्यकरण के बारे में। जब हम नियम सीखते हैं तो ज़्यादातर बहुत सारे अवलोकनों के आधार पर सामान्यकरण से निकल करके आते हैं। उदाहरण के लिए मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों को मटर के पौधे की अलग अलग गुणों में बहुत सारी पीढ़ियों में आई विभिन्नताओं का अध्ययन करके बनाया था। तो इस तरह से सामान्यकरण का आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में। इसमें पहली विधि है अवलोकन। अवलोकन में देखिए अवलोकन और सिद्धांतों के बीच एक प्रत्यक्ष रिश्ता हुआ करता था, लेकिन पोपर का कहना था कि विज्ञान की भूमिका हमारे अवलोकनों के पीछे की वास्तविकता को तलाशना थी। हमारे अवलोकनों के पीछे की वास्तविकता को तलाशना थी। इनके अनुसार प्रतिद्वंदी सिद्धांतों में से कौन कौन अधिक परिघटनाओं की व्याख्या देता है और सबसे बेहतरीन व अनोखी भविष्यवाणियां कर पाता है, इस आधार पर उनमें से चयन कर सकते हैं। ये कुछ बिंदु आपको अवलोकन में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं आदर्शीकरण के बारे में। आदर्शीकरण में विज्ञान के जो प्रयोग हैं वो आदर्श परिस्थिति में हम नहीं कर सकते, करना संभव नहीं है। अतः हम क्या करेंगे? वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उनको ही आदर्श मान करके परिणामों तक पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए गैसों में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते समय परमाणुओं को प्रत्यास्थ गोले मानते हैं। इसी प्रकार कल्पनाओं पर विचार करके परिणामों को आदर्श स्थिति में व्याख्या करते हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको आदर्शीकरण में ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा बिंदु नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग को लेकर के। इसमें देखिए इसका मतलब है कि उस परिघटना को दो प्रकार से देखा जाता है जिसका अध्ययन हम करना चाहते हैं। इस तकनीक का जीव विज्ञान में व्यापक रूप से उपयोग होता है, जहाँ की विभिन्न कारकों की जटिलता को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो नियंत्रित परिस्थितियों में प्रयोग इस तरह से करना है। और चौथा बिंदु है कल्पना करना। कल्पना कैसे करेंगे? यह ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें असलियत में नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले किए गए प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक अपने दिमाग में यह अनुमान लगा सकता है कि इस जो प्रयोग हैं इन प्रयोगों के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार से वे अपने मस्तिष्क में विचारों में सिद्धांतों को लेकर के और सुदृढ़ उनको कर पाते हैं। तो ये कल्पना हो गई। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पारस्परिक निर्भरता को लेकर के कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है। विज्ञान का उद्देश्य नवीन ज्ञान खोजने के लिए होता है, जबकि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य उत्पाद निर्मित करना होता है जो कि समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रौद्योगिकी को विज्ञान द्वारा प्राप्त अवधारणाओं का व्यवहारिक विज्ञान भी कहा जाता है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने। इसमें कुछ बिंदु आपको और ध्यान रखने, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए विज्ञान के वे सिद्धांत जिनके आधार पर प्रौद्योगिकी का विकास संभव हो सकता है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है मौसम तंत्र। जैसे चक्रवाती तूफान, ओलों आदि के कारण ज्ञात होने पर ऐसे उपग्रहों का निर्माण किया जाता है जो मौसम का पूर्वानुमान लगा सकें। दूसरा बिंदु क्या है इसमें? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का ज्ञान होने पर चिकित्सा की ऐसी तकनीक का विकास हुआ जिसके उपयोग से कैंसर आदि की गहन चिकित्सा संभव हो सकी। ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा यहाँ पर अगला बिंदु क्या है?
प्रौद्योगिकी द्वारा विज्ञान की अवधारणाओं का विकास। इसमें कैसे हुआ देखिए, पहला बिंदु, ऐतिहासिक काल में वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होने पर भी मनुष्य में अपने भोजन, शरीर को ढकने, रहने के लिए अनन्य जो साधन है उनका निर्माण किया गया, तो ये प्रौद्योगिकी द्वारा हुआ। दूसरा बिंदु देखिए, मनुष्य चिमटा, पहिया, हल आदि का जो उपयोग है वो आदि काल, प्राचीन काल से करता आ रहा है। आग जलाने की भी तकनीक उसने विकसित कर ली थी, जबकि उसके सिद्धांतों का पता बहुत बाद में चला। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यूनिट 1 में ध्यान रखना है। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद होती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली यूनिट के साथ। बाकी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट से आप सभी यूनिट्स को एक साथ देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।